हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 48। प्रताप का घर बनारस। भूषण का प्रताप के घर में आना किसी मुसीबत से कम नहीं था। भूषण को घर में देखकर घर का नौकर बिरजू परेशान था। वह अंदर आया और प्रताप से कहा, मालिक, वो भूषणवा आया है, बहुते चौड़ाए रहा है। तुम चाय नाश्ता भिजवाओ, हम जाकर मिलते हैं उससे, कहकर प्रताप वहां से चला गया। जे मालिक को का हो गवा है, कल तक भूषण को इस घर में आने की परमिशन ना थी और आज उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया जा रहा है। बड़बड़ाते हुए बिरजू रसोई घर की ओर चला गया। प्रताप घर के आंगन में आया तो देखा भूषण अपने घुटनों पर अपना दूसरा पैर रखकर हाथों को सर के पीछे लगाए बैठा है। प्रताप ने पास पड़ी कुर्सी को खिसकाया और उस पर बैठते हुए कहा, का भूषण वाह, ससुराल में आए हो जो इतना चौड़ाए रहे हो, पैर नीचे करो। आखिरी शब्द प्रताप ने कुछ कठोरता से कहे। भूषण जल्दी से सीधा बैठा और आंखों से चश्मा उतारकर जेब में रखते हुए कहा, अरे चचा, आप कब आए? हम तो बस थोड़ा ऐसे ही। वैसे जी सुबह सुबह आपने हमें यहाँ काहे बुलाया? प्रताप ने एक नजर भूषण को देखा और फिर गंभीरता से राजन को लेकर कुछ कहने लगे। भूषण भी बड़े ध्यान से प्रताप की बात सुन रहा था। प्रताप ने अपनी बात खत्म की तो भूषण ने कहा, जे तो समस्या है चाचा, सब जानते हैं राजन भैया पूरे बनारस माँ एक ही लड़की को पसंद करते हैं और वो है वंशवा की बहन काशी, जिसके चक्कर में पहले ही राजन भैया अपनी याददाश्त गवा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो इस बार जान से हाथ धोना पड़े, इसलिए तो तुमको यहाँ बुलाए हैं भूषण। हमने सुना है तुम्हारी इट्ठो छोटी बहन है और उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना रजनवा के साथ उसके फेरे। प्रताप ने इतना ही कहा कि भूषण की भवें तन गई और उसने उठते हुए कहा, ए चचा, जे का बक रहे हो, होश में तो हो, हमारी बहन गुंडों के खानदान में काहे जाएगी? तो तुम्हारा खानदान कौन सा शरीफों वाला है? साला बाप दादा सालों जेल की सलाखें गिने हैं और तुम भी बनारस की पंचायत में कोनो पंच नहीं लगे हो। हम सोचे अपने ही शहर की बिटिया घर में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, प्रताप ने भड़क कर कहा। प्रताप की बात सुनकर भूषण शांत पड़ गया। वह धीरे से वापस कुर्सी पर बैठा और कहा, हाँ तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हम अपनी बहन की शादी राजन भैया से करवा दें? अरे राजन भैया की भी तो कोनो पसंद नापसंद होगी ना, और फिर हमारी बहन उसकी मर्जी भी तो जानना जरूरी है। इसलिए तो तुमको यहाँ बुलाए हैं। हम चाहते हैं तुम रजनवा को समझाओ और उसे शादी के लिए तैयार करो। प्रताप ने भूषण के घुटनों पर हाथ रखकर उसका घुटना दबाते हुए कहा, आपको क्या लगता है राजन भैया हमारी बात सुनेंगे? भूषण ने असमझ की स्थिति में कहा, वो तुम्हारा काम है भूषणवा। अगर तुमको ही घर में वापस आना है तो रजनवा को शादी के लिए तैयार करो, वरना तुम्हारी बारात हम निकाल देंगे। कहते हुए प्रताप उठा और वहां से चला गया। इंदौर गौरी का घर। मुन्ना के जाने के बाद गौरी मुस्कुराते हुए अंदर आई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने वंश और निशी को एक दूसरे के सामने देखा। दोनों गुस्से में खा जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था। गौरी उनके पास आई और जैसे ही कुछ कहने को हुई, वंश ने गुस्से से निशी को ताना मारते हुए कहा, देखा, 1 मिनट भी नहीं रह पाई ना मेरे बिना, मेरे पीछे पीछे चली आई। मुंबई तक ठीक था, अब ये इंदौर में मेरे पीछे घूमना बंद करो तुम। गौरी मुंह फाड़े वंश को देखे जा रही थी, तभी निशी की आवाज उसके कानों में पड़ी, ओह रियली, तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ? हो माय बैड लक, जो तुम्हें यहाँ मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ रही है। निशी की बात से वंश और चिढ़ गया और थोड़ा सा उसके करीब आकर कहा, देखो, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, और तुम जो अपनी हद से बाहर जा रहे हो उसका क्या? निशी ने भी लगभग वंश पर चढ़ते हुए कहा। वंश निशी से कुछ कहता इससे पहले उसकी नजरें निशी के नाजुक गुलाबी होठों पर चली गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वंश तो उन्हीं में उलझ कर रह गया। उसे अपने करीब पाकर निशी ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूं तो होश में आ जाओ। आज शाम के फंक्शन में मैं तुमसे भी बेहतर कोई अपने लिए ढूंढ लूंगी, समझे तुम? बेस्ट ऑफ लक। कोई मिल जाए तो मुझे भी बताना, वंश ने निशी का मजाक उड़ाते हुए कहा।
निशी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वंश जैसे ही जाने लगा, गौरी से टकरा गया और घबरा कर कहा, ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और अभी तुमने जो किया वो क्या था? गौरी ने कहा। मैंने क्या किया? वंश ने मासूम बनते हुए कहा। तुम उसे इतना परेशान क्यों करते हो? वो कितनी प्यारी तो है। इनफैक्ट मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। गौरी ने कहा। प्यारी? और वो, हाँ, गुड जॉक, वो इस दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की है। वंश ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसा तुम्हें लगता है वंश? वो बदतमीज है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है। बनारस में जब मैं काशी की सगाई में उससे मिली थी, तभी मैंने ये महसूस किया कि वो बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की है। मैंने कितनी ही बार वहां उसे तुम्हारी परवाह करते देखा था, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं। तुम्हें सच में लोगों की पहचान नहीं है। गौरी ने उदासी भरे स्वर में कहा। गौरी के मुंह से परवाह शब्द सुनकर वंश की आंखों के सामने वो पलाने लगे। जब उसके बीमार होने पर निशी ने उसकी कितनी मदद की थी और उसका ख्याल रखा था। वह गौरी से कुछ कहता इससे पहले ही नंदिता की आवाज वंश के कानों में पड़ी। वंश बेटा, क्या तुम मेरे साथ गेस्ट हाउस चलोगे? एक्चुअली मुझे कुछ सामान ले जाना है और वहां कुछ मेहमान भी आ चुके हैं, तो मेरा वहां होना जरूरी है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, चलिए ना, वंश ने कहा और नंदिता के साथ वहां से निकल गया। गौरी के घर की बालकनी में खड़ी निशी आंसू बहा रही थी। वंश की बातों से और उसके बर्ताव से निशी उदास थी। जिस खुशी के साथ वह इंदौर आई थी, अब वह खुशी लगभग गायब हो चुकी थी। गौरी ने निशी को बालकनी में खड़े देखा तो उसके पास आई और उसके बगल में खड़े होकर कहा, वंश की वजह से उदास हो? गौरी की आवाज सुनकर निशी ने अपनी नम आंखों को पोंछा और पलटकर कहा, मुझे शायद यहां नहीं आना चाहिए था। ओ निशी, तुम भी उस वंश की बातों में आ गई। अरे वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करता है ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर रहे। उसकी बातों को दिल पर मत लो, वो बस मजाक कर रहा था। वैसे वो अच्छा लड़का है। गौरी ने निशी के गाल को छूते हुए कहा। गौरी की सादगी देखकर निशी मुस्कुरा उठी और कहा, वंश का तो पता नहीं, पर आप बहुत अच्छी हैं दी। मुन्ना भैया बहुत लकी हैं जिन्हें आप मिली। गौरी निशी से दूर हटी और उसके कंधों को थामकर प्यार से कहा, दी नहीं भाभी कहो, और आज की शाम वंश अगर नहीं पछताया तो मेरा नाम भी गौरी शर्मा नहीं। चलो मेरे साथ। गौरी निशी को अपने साथ ले गई और निशी भी खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। अधिराज जी का घर इंदौर। फूफा जी से पीछा छुड़ाकर मुरारी कमरे में आया तो देखा अनु वहीं मौजूद थी। अनु ने मुरारी को वहां देखा तो उसके पास आई और कहा, मुरारी, एक परेशानी है। का हुआ, का परेशानी है? मुरारी ने कहा, गौरी के लिए जो गहने हमने बनवाए थे उनमें वो पायल वाला डिब्बा तो घर पर ही रह गया, और उनके बिना सगाई की रस्म कैसे होगी? अनु ने उलझन भरे स्वर में कहा। अरे तो का होगा वा, यहाँ के मार्केट से दूसरी ऑर्डर कर देते हैं। मुरारी ने कहा। नंदिता जी का फोन आया था, उन्होंने दोपहर में ही सबको गेस्ट हाउस आने को कहा है, और इतना वक्त किसके पास है कि अभी मार्केट जाकर पायल ला सके? अनु ने परेशानी भरे स्वर में कहा। इतना काहे चिंतियाए रही हो अनु? मुरारी ने इतना ही कहा कि अंबिका जी कमरे में आई और कहा, क्योंकि इसको आखिरी समय में परेशान होने की आदत है। मॉम, अनु ने इतना ही कहा कि अंबिका जी ने हाथ में पकड़ा डिब्बा अनु की तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो, इसमें पायल है, तुम गौरी को आज के शगुन में ये पहना देना। अनु ने डिब्बा खोलकर देखा, बहुत ही सुंदर पायल का जोड़ा उसमें रखा था। मुरारी ने देखा तो कहा, लो, सासू माँ ने तो 2 सेकंड में तुम्हारी समस्या का हल दे दिया। ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? अनु ने कहा। क्यों नहीं ले सकती? गौरी मेरी होने वाली बहू है, मैं उसकी नानी सास हूं। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये रखो और बाहर किसी को इसकी खबर ना हो। तुम तैयार हो जाओ, फिर सबको निकलना भी है। सगाई का मुहूर्त शाम 6 बजे का है। कहते हुए अंबिका ने अनु के गाल को छुआ और वहां से चली गई। अनु पायलों का जोड़ा हाथ में पकड़े सोच में डूब गई।
तो मुरारी ने कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? मुरारी, वक्त कितना जल्दी बीत गया ना। कल तक मैं किसी की पत्नी और माँ थी और आज मैं किसी की सास बन जाऊंगी। तुम सबके साथ हंसते खेलते वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला, अनु ने कहा। मुरारी अनु के पास आया और उसके कंधों पर अपनी बाह रखते हुए कहा, सिर्फ तुम नहीं, हम भी ससुर बन जाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी हमारे कंधों पर। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत खुश हूं मुरारी, अनु ने अपना सर मुरारी के सीने से लगाकर कहा। और हम तुम्हें देखकर खुश हैं। चलो अब जल्दी से हमारे लिए कपड़े निकाल दो, हम शिवम भैया के साथ जाकर बंदोबस्त देख लेते हैं। कहा है कि नंदिता जी अकेली है तो अच्छा नहीं लगता, सारा भार उन पर रहे, मुरारी ने कहा। अनु मुरारी से दूर हटी और खुशी खुशी तैयार होने में मुरारी की मदद करने लगी। आज उसे मुरारी से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही उस पर गुस्सा आ रहा था, वह बस खुश थी। सरू, ये बटन लगा देंगी आप? शिवम अपने हाथ में कुर्ते का बटन लिए सारिका के पास आया। सारिका ने शिवम के हाथ से बटन लिया और कहा, शिवम जी, आपको नहीं लगता आपके कुर्ते के बटन आजकल कुछ ज्यादा टूटने लगे हैं? ऐसा सच में है या फिर कोई बहाना है हमारे करीब आने का? शिवम ने सारिका की कमर में अपनी बाहें डाली और उसे थोड़ा अपने करीब करके कहा, आपके करीब आने के लिए हमें किसी बहाने की जरूरत नहीं है। ये तो बस सिर्फ इसलिए कि हम आपको करीब से देख सके। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। वैसे इस वक्त आपको मुरारी भैया और बाकी मेहमानों के साथ गेस्ट हाउस में होना चाहिए। हमारी होने वाली समधिन जी को वहां अकेले सब मैनेज करने में परेशानी हो रही है, सारिका ने बटन लगाते हुए कहा। और अगर वहां किसी महिला की नजर हम पर पड़ गई तो? शिवम ने सारिका को छेड़ने के लिए कहा। तो कोई बात नहीं, उन्हें भी कुछ देर आपको देखकर अपना दिल बहलाने दीजिए, क्योंकि हमें यकीन है हमारे आने के बाद आपकी नजरें हमसे नहीं हटेगी, सारिका ने शिवम की आंखों में देखते हुए कहा और उससे दूर हट गई क्योंकि कुर्ते का बटन लग चुका था। शिवम मुस्कुराया और कहा, हम इंतजार करेंगे। शिवम वहां से चला गया और सारिका भी तैयार होने चली गई। नंदिता को गेस्ट हाउस छोड़कर वंश गौरी के घर आया। अरे वंश, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम एक काम करो, निशी को अपने साथ लेकर जाओ, एक्चुअली मुझे कुछ सामान चाहिए, गौरी ने कहा। मुझे बताओ ना, मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं, वंश ने कहा। निशी ने सुना तो मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ओफो वंश, मुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम प्लीज निशी को साथ लेकर जाओ, प्लीज मेरे लिए, गौरी ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, वंश ने कहा और निशी को साथ लेकर चला गया। तुमने निशी और वंश भैया को साथ क्यों भेजा? तुम जानती हो ना वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, काशी ने आकर कहा। किसने कहा वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते? अरे अगर मेरा मान इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देख सकता है ना, तो समझो इन दोनों में प्यार होना पक्का है, और मैंने जानबूझकर दोनों को साथ भेजा है, गौरी ने खुश होते हुए कहा। तुम सच में अजीब हो, तुम्हारा बस चले तो सबको एक दूसरे से प्यार करवा दो, शादी करवा दो, काशी ने कहा। हाँ मेरी जान, क्योंकि ये साल प्यार का है, वी ऑल फॉल इन लव, गौरी ने अपनी बाहों को हवा में फैलाकर कहा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से कुछ नहीं लगना चाहिए। कहानी जारी रहेगी, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।